हेलो एंड वेलकम टू KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। देश और दुनिया की वो खबरें जो आपके एग्जाम की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं। बंगाल बेसिन राष्ट्र के लिए समर्पित। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने 22 दिसंबर 2020 को वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में राष्ट्र को भारत के 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन को समर्पित किया और कहा कि the discovery would play a role for India's energy security. The discovery would definitely add to the commitment towards Prime Minister Narendra Modi's clarion call for reducing oil import dependence. यह डिस्कवरी ONGC द्वारा की गई है। ONGC is India's largest oil and gas producer, contributing 72% of the country's hydrocarbon production. Moving on to the next story, UN declares 4th February as International Day for Human Fraternity. संयुक्त राष्ट्र ने UAE की पहल 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फर्टिनिटी घोषित करना स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 4 फरवरी को घोषित एक संकल्प को इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फर्टिनिटी के रूप में अपनाया है। यह पहल संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और सऊदी अरब द्वारा शुरू की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2021 में शुरू होने वाले सालाना मानव दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। प्रस्ताव को अपनाने से पहले संयुक्त राष्ट्र में UAE के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि लाना नुसेबी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा, हाल के सालों में दुनिया में हिंसा, घृणास्पद भाषण, जेनोफोबिया, धार्मिक कट्टरता और भेदभाव के अन्य रूपों में वृद्धि देखी गई है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खतरों के सामने हमें मानव बिरादरी की भावना में लोगों के बीच एकजुटता और एकता को प्रोत्साहित करने वाली पहल का समर्थन करने की आवश्यकता है। UAE, सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र इस पहल के माध्यम से हमारे साझा मूल्यों को स्वीकार करने, खुलेपन, सहानुभूति और अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम के साथ मनाने की इच्छा रखते हैं। ह्यूमन फर्टिनिटी की उच्च समिति यानी HCHF के महासचिव न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल सलाम ने पुष्टि किया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में घोषित करना HCHF की उपलब्धियों के लिए एक वसीयतनामा है। अब्दुल सलीम ने कहा कि मानव बिरादरी दुनिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हम संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने UAE मिशन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में मानवता की सेवा में ये नई उपलब्धि हासिल की है। संकल्प ने विशेष रूप से पोप फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम डॉक्टर अहमद अल तैयब के बीच 4 फरवरी 2019 को आबू धाबी में बैठक को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन फर्टिनिटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर पर हस्ताक्षर किए गए। ये प्रस्ताव मानवता के लिए सभी धर्मों और मान्यताओं के लोगों के बहुमूल्य योगदान की पहचान करता है और सहिष्णुता को बढ़ावा देने और धर्म या विश्वास के आधार पर भेदभाव को खत्म करने में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित भी करता है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय पहल और धार्मिक नेताओं द्वारा परस्पर और अंतःक्रियात्मक संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करता है। संकल्प को संयुक्त राष्ट्र के 34 सदस्य देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। अगली खबर का रुख करते हैं। पॉल्यूशन की वजह से भारत में 16.7 लाख मौतें, 36.8 अरब डॉलर का नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 1.7 मिलियन लोगों की मौत पॉल्यूशन की वजह से हुई, जो कि टोटल डेथ्स का 18% है। मतलब भारत में 2019 में 18% लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हुई। The economic impact of this health loss due to lost productivity was huge, resulting in 1.4% loss of the country's GDP in 2019, which is equivalent to rupees 2,60,000 crore, that is $36.8 billion. The India State Level Disease Burden Initiative said. देखिए स्टडी रिपोर्ट का डाटा। The India State Level Disease Burden Initiative published a scientific paper on 22nd December 2020. The initiative was based on the health and economic impact of air pollution in Lancet Planetary Health, which documents the trends in health loss due to air pollution and its economic impact in every state of India using the latest improved methods and data. साल 2017 का डाटा देखें तो उस साल में पोल्यूशन की वजह से 12.4 लाख लोगों की मौत हुई थी, जो कि देश में कुल मौतों का 12.5% था। द लांसेट की रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी में पाया गया है कि पोल्यूशन के कारण कई तरह की बीमारियां भी हुई, जिसके कारण लोगों की जान चली गई। पोल्यूशन की मार से भारत को इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। साल 2019 में वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों और बीमारियों की वजह से भारत की GDP को 36.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो कि कुल GDP का लगभग 1.4% है।
राज्य स्तर पर प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। द फाइंडिंग्स रिपोर्टेड इन द पेपर आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019। हर राज्य में कुल मौतों के विश्लेषण से पता चला है कि वायु प्रदूषण की वजह से मृत्यु दर सबसे ज्यादा राजस्थान में 21.2%, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 20.8%, उत्तर प्रदेश में 19.5%, हरियाणा में 19%, बिहार में 18.8%, गुजरात में 18.9%, उत्तराखंड में 18.6% और दिल्ली में 18.2% रही। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के चलते डेथ रेट में 1990 से 2019 के बीच 64.2% की गिरावट आई, जबकि आउटडोर एम्बिएंट एयर पोल्यूशन के कारण डेथ रेट उसी पीरियड में 115% तक बढ़ गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, रशिया बैक्स S-400 फॉर इंडिया। मॉस्को ने कहा भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं। भारत में रूसी राजदूत निकोलाई आर कुदाशेव ने रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक पक्षीय प्रतिबंधों का स्वागत नहीं करते हैं। भारत की स्थिति भी स्पष्ट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध मायने नहीं रखता है। रूसी राजदूत निकोलाई आर कुदाशेव ने कहा कि भारत और चीन के लिए रूस एक ट्रस्टेड पार्टनर है और हमें लगता है कि SCO, ब्रिक्स और RIC के प्लेटफॉर्म्स पर दो पड़ोसी देशों के बीच सहयोग के लिए सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। रूस के उप राजदूत एन बाबुश्किन से सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ रहे संबंधों के चलते भारत को चिंतित होना चाहिए। इसके जवाब में उप राजदूत ने कहा, हमें नहीं लगता कि भारत को चिंतित होना चाहिए। रूस दूसरे देशों की संवेदनशीलता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाक के साथ अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा था। ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ने हाल ही में रूसी मिसाइल S-400 सिस्टम की खरीद को लेकर तुर्की पर सैंक्शन लगा दिए हैं। ऐसे में भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ S-400 के लिए करार किया हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत व्हीकलर एमिशन में कटौती करने के लिए E20 फ्यूल पेश करने जा रहा है। सरकार ने वाहन के उत्सर्जन के साथ साथ देश के तेल आयात बिल को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में E20 फ्यूल और 20% इथेनॉल और गैसोलीन के ब्लेंड का प्रस्ताव रखा है। अधिसूचना में बताया गया है कि E20 उपयुक्त वाहनों में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेगा। द करंट परमिसिबल लेवल ऑफ ब्लेंडिंग इज 10% ऑफ एथेनॉल थ्रू इंडिया रीच्ड ओनली 5.6% ऑफ ब्लेंडिंग इन 2019। ब्लेंड में परसेंटेज ऑफ एथेनॉल के साथ वाहनों की कंपैटिबिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चरर द्वारा परिभाषित की जाएगी। इसे वाहन पर स्टिकर के साथ डिस्प्ले करना होगा। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है और बायोमास का एक कॉमन बाय प्रोडक्ट है, जिससे एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक जैसे मकई, गन्ना, आलू आदि द्वारा छोड़ा जाता है। स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट जारी की है। कैमरा ट्रैपिंग मेथड से तेंदुए की आबादी का अनुमान लगाया गया है। भारत में 2018 तक 12,852 तेंदुए हैं, जो कि 2014 में किए गए 7,910 के प्रीवियस एस्टीमेट के कंपैरिजन में 4 साल में 60% का इंक्रीज है। भारत में तेंदुओं की हाईएस्ट कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश 3,421 और कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 होना एस्टिमेटेड है। लेपर्ड स्टेटस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रीसेंट मेटा एनालिसिस से अफ्रीका में स्पीशीज के लिए 48 से 67% रेंज लॉस और एशिया में 83 से 87% का सुझाव मिलता है। भारत में तेंदुओं ने पिछले 120 से 200 सालों में पॉसिबली ह्यूमन इंड्यूस्ड 75 to 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन का एक्सपीरियंस किया है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अवैध शिकार, हैबिटेट लॉस, प्राकृतिक शिकार में कमी और संघर्ष तेंदुए की आबादी के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। इन सभी कारणों से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा प्रजाति की स्थिति को नियर थ्रेटन से वल्नरेबल में बदल दिया गया है। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मध्य भारत और पूर्वी घाटों में सबसे ज्यादा 8,071 तेंदुए पाए गए। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में बस 141 तेंदुए पाए गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ब्रेक डांसिंग समेत 4 नए इवेंट्स शामिल। इतिहास में पहली बार महिला पुरुष एथलीट्स की संख्या बराबर रहेगी। ब्रेक डांसिंग एक ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला युवा दर्शकों को लुभाने के लिए किया है। बड़े बड़े शहरों में स्ट्रीट डांसिंग जैसे अर्बन इवेंट्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भी देखा जा सकता है, जबकि ब्रेक डांस को साल 2024 ओलंपिक के लिए शामिल किया गया है। ब्रेक डांसिंग इवेंट को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। इसे 1970 में यूएस के हिप हॉप पसंद करने वाले लोग इसी नाम से बुलाते थे।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 4 नए खेलों को ओलंपिक स्टेटस दे दिया है। 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है। साल 2018 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुए यूथ ओलंपिक गेम्स में ब्रेक डांसिंग काफी पसंद की गई थी। यूथ ओलंपिक में सफल रहने के बाद पेरिस ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे IOC के सामने इस गेम्स में शामिल करने की सिफारिश भी की थी। 2019 में IOC बोर्ड ने इसको लेकर काफी मंथन भी किया था। सिंगापुर का हॉकर कल्चर यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में शामिल हुआ है। सिंगापुर में हॉकर संस्कृति के बारे में जानते हैं। सिंगापुर में हॉकर एक जीवंत संस्कृति है जो स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है। ये सिंगापुर की बहुसांस्कृतिक पहचान को एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में दर्शाती है और सभी जातियों और सामाजिक स्तरों से परे सिंगापुर की यह पहचान दृढ़ता के साथ प्रदर्शित होती है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के बारे में जानते हैं। यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित की गई थी। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने भी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का मसौदा लॉन्च किया हुआ है। राष्ट्रीय ICH सूची भारतीय अमूर्त विरासत में मौजूद सांस्कृतिक विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। ये पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का एक हिस्सा है। यूनेस्को के बारे में भी जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस, जिसे शॉर्ट में हम UN कहते हैं, इसकी विशेष एजेंसी है। ये संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। इसको 193 सदस्य देश और 11 संबद्ध सदस्य हैं। भारत साल 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता साल 2019 में औपचारिक रूप से छोड़ दी थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।